हेलो एवरीवन। चलो, कंजंक्शन विज़ नरेशन, नरेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग एडजेक्टिव खत्म कर चुके हैं, इसलिए कंजंक्शन रिलेटेड टू एडजेक्टिव यहीं पर खत्म कर ले। ध्यान से देखो जरा, इस सेंटेंस में राजू एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट के रूप में वो रमेश से बेहतर नहीं है, तो कम से कम नरेश के बराबर तो है ही, रमेश के बराबर तो है ही, एज गुड एज होगा। क्यों? याद करो बेटा, बात क्या है ना, मैं क्लास खत्म करके सीधा उधर से भागती हूं, लेकिन 5:45 के पहले पहुंच नहीं पा रही, इसीलिए आपका 6 बजे कर रही हूं अभी। ठीक है, सुनो, as good as, better than, मतलब है कि अगर आप एक एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हो और एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री भी लगा रहे हो, बेटा कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन आता है, तो कंजंक्शन का एक जोड़ा है एस और नेगेटिव में सो एस। एक कल का क्लास लोड नहीं हुआ अभी तक इसका, देखो जरा, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। ठीक है, चलो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो देखो, पॉजिटिव डिग्री है गुड, इसके साथ एस और कंपैरेटिव है तो दैन। ठीक है, मैं आपको एक सेंटेंस दूं, ट्रांसलेशन करके दिखाओ तो। चलो बनाओ तो। स्वाति, थैंक यू सो मच। देखो कह रहा है, वो तुम्हारे से ज्यादा ना हो परंतु तुम्हारे जितना सक्षम है। ठीक है, कहेंगे ही इज एज एफिशिएंट एज, यानी कि एज एफिशिएंट एज को तो नहीं छोड़ेंगे हम, एज को नहीं छोड़ेंगे, इफ नॉट मोर देन यू, यानी एज एफिशिएंट एज, ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन और पॉजिटिव डिग्री के साथ एज, ये याद रखना आपको। अच्छा, एज गुड एज वो भी चलेगा, इफ नॉट बेटर देन यू ये भी कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर, बेटा पेज नंबर वही है जो कंजंक्शन में पढ़ा के छोड़ा था। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है ना। हाँ, कंजंक्शन 451, बेटा कंजंक्शन 451 में है, अब तो खत्म होने वाला है यार। ठीक है, ये हो गया पेज नंबर 467। नेक्स्ट आओ, he is as efficient if not more laborious than, बेटा कंपैरेटिव डिग्री के साथ than आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव डिग्री के साथ as तो लगाओगे ना। as fair as her sister, वो अपनी बहन की तरह गोरी नहीं है तो भी उससे ज्यादा सुंदर है। उससे ज्यादा सुंदर का मतलब she is prettier than, though not as fair as her sister। देखो
क्लियर? अभिलाषा, थैंक यू। समझ में आया? आकाश, ये टाइम चेंज नहीं किया बेटा, बस खाली आप एकदम जानते हो वहां से भागम भाग आते हैं ना और पहुंच नहीं पाते हैं। 5:30 बजे क्लास पहुंच ही नहीं पा रहे हम। चलो, समझ में आया? यानी कंपैरेटिव डिग्री के साथ दान और पॉजिटिव डिग्री के साथ एज का प्रयोग करो। ठीक है, ये ऑलरेडी हम एडजेक्टिव में पढ़ चुके थे, लेकिन क्योंकि ये फिर से यहां पर आ रहा था इसीलिए हमने करा दिया। चलो नेक्स्ट आओ। अनलेस एंड अनटिल का हम्म चलो, अनलेस और अनटिल बेटा दोनों कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन में याद रखना, कोई बात नहीं राज, देखो कंजंक्शन में याद रखना एक छोटी सी बात आप, कि अगर आप कंजंक्शन यूज कर रहे हो तो सही कंजंक्शन का इस्तेमाल करना। अगर आप जानते हो, अगर मैं यहाँ पर एडजेक्टिव, जैसे मैंने नरेशन छोड़ा, मैं चाहती तो एडजेक्टिव भी छोड़ सकती थी, लेकिन आपके बैच में 3 बैच पे एडजेक्टिव भी हाल फिलहाल में पढ़ाया था, इसलिए करा दिया, नहीं तो वो भी छोड़ देते क्योंकि दूसरा चैप्टर से रिलेटेड था। अब देखो यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली कंजंक्शन से रिलेटेड है बेटा, ध्यान से सुनना। अनलेस अगर एक्शन इंपॉर्टेंट है, कैसे पता एक्शन इंपॉर्टेंट है? एक्शन नहीं हुआ ना, ये भी पॉसिबल है। अनटिल टाइम इंपॉर्टेंट है, यानी एक्शन होगा ही, बस शायद टाइम का थोड़ा हेर फेर हो जाए, एग्जैक्टली उसी टाइम ना हो, टाइम का थोड़ा हेर फेर हो जाए, है ना? ये अनलेस एंड अनटिल का चक्कर होगा। आप खुद सोचो, अनलेस यू वर्क हार्ड, क्यों अनलेस? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? अनलेस यानी कि आप मेहनत कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो मैं कहूंगी अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, है ना? नेक्स्ट सुनो, अनलेस ही इनवाइट्स यू, भैया इनवाइट कर भी सकता, हो सकता है तुम इंतजार में बैठे रह जाओ, वो इनवाइट ना करे आपको, है ना? कई बार ऐसा होता है, इंतजार करते रहते हो, मेरे दोस्त की शादी, पता चला शादी कर लिया, तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया, है ना? तुम बैठे रह गए इंतजार में कि मैं नाचूंगा उसके शादी में। इसका मतलब है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अनलेस लगाइए। टाइम अनटिल, कैसे? अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा। भाई ट्रेन को सिग्नल तो मिलेगा ही मिलेगा, टाइम का हेरा फेरी हो सकता है। अनटिल द रेड लाइट टर्न्स ग्रीन, रेड लाइट ग्रीन तो टर्न करेगा ही करेगा, बस समय का हेरा फेरी हो सकता है ना? तो याद रखना, अनटिल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वो एक्शन होगा ही होगा, बस समय का हेरा फेरी हो सकता है ना? अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट वोंट प्रोसीड, and until the red light turns green we cannot cross the traffic signal। देखो ध्यान से, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब आओ 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन करो तो।
देख लिया? हाँ बेटा, अभी 6 o'clock ही रहेगी कुछ दिन तक। My friend will not come to attend this marriage unless he is invited. बेटा unless वाले भाग में not नहीं आता, unless के बाद not नहीं आता। You will not succeed unless you work hard. You will not succeed unless वाले भाग में not नहीं आता। The price cannot be quoted dash except we are allowed to examine the sample. जब तक सैंपल एग्जामिन नहीं करने दोगे हम प्राइस कैसे बता सकते हैं? आपके माल पर निर्भर करेगा ना, यानी कि अनलेस होगा। यानी आप हमको इन माल को चेक करने दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, है ना? You can't get good marks unless you work hard. अनलेस वाले भाग में नॉट नहीं आता। यू कैन नॉट पास एज लॉन्ग एज यू स्टडी। जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक पढ़ोगे तब तक पास नहीं करोगे, ये कैसे होता है ना? क्लियर? अनलेस का मतलब है जब तक। I shall not go until I am invited. मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे इनवाइट नहीं किया जाएगा। बेटा इनवाइट किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, तो अनलेस होगा, है ना? इनवाइट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो ये यहाँ पे अनलेस होगा। देखो ठीक है। अब आओ लास्ट पोर्शन आ गया हम लोग। अब सुनो, विच बेसिकली क्या है ना बेटा, विच हम लोग प्रोनाउन में कर चुके हैं, लेकिन विच अगर हम बात करें कि भाई विच यूज कहां नहीं होगा, देखो ध्यान से एक बार सेंटेंस जरा देखना। आई फॉरगॉट टू कैरी माई अम्ब्रेला विच, भाई अम्ब्रेला ने परेशानी क्रिएट नहीं किया है, जो अम्ब्रेला ने मुझे देर नहीं कराया, बल्कि ये पूरा जो काम हुआ ना, मैं अम्ब्रेला लेके नहीं निकला, इससे लेट हुआ। She did not show her admit card. एडमिट कार्ड के लिए विच आएगा,
ना भाई, एडमिट कार्ड ने परेशानी क्रिएट नहीं किया। रिजेक्शन उसका इसीलिए हुआ क्योंकि उसने एडमिट कार्ड नहीं दिखाया। देखो एडमिट कार्ड नहीं दिखाया, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि यहाँ पे विच यूज हो रहा है बेटा, सब अलग अलग चैप्टर का है, ठीक है ना, सब अलग अलग चैप्टर का। मैं क्या बोलूं कि हाँ प्रोनाउन नहीं पढ़ाया या पढ़ाया, अब सब अलग अलग चैप्टर का इसमें मिक्स्ड हो रहा है। तो अगर बोलोगे तो मैं फिर ये पूरा पूरा छोड़ दूंगी। फिर एक काम करो, आप लोग इसको खुद देख लो। अगर देख, अरे यार मैं आपको 2-3 पोर्शन लिखवाती हूँ बेटा, वो 2-3 पोर्शन है ना, आपको अभी नहीं करा सकती हूँ कंजंक्शन में। मैं बता दे रही हूँ कौन कौन पोर्शन नहीं करा सकती हूँ। सबसे पहले कंजंक्शन जो रिलेटेड टू नरेशन है बेटा, ये नरेशन में होगा। कंजंक्शन विज़ इन्वर्जन, ये इन्वर्जन में होगा। जो कंजंक्शन रिलेटेड टू एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव में खत्म होता है। और ये जो विच वाला पोर्शन था ना, ये प्रोनाउन में खत्म होगा। तो मैं अब ये चैप्टर्स को साथ में अगर मिक्स कर देती हूँ ना, सिर्फ इसलिए कर दिया है मैंने, कुछ चीजें इसमें इसलिए डाला है मैंने कि भाई जब बच्चा क्वेश्चन करता है तो देख ले कि इन्वर्जन में भी आएगा तो कंडीशनल सेंटेंस में भी आएगा, इसे छोड़ दो। ठीक है, तो मैं तो सच कहूं तो मैं तो फिर इनको सारा नोट्स से ही हटा दूंगी भाई, क्योंकि नोट्स में रखते हैं कि चलो बच्चा को समझ में आएगा कि हाँ देखो इतना डिटेल में किए। अब तुम लोग इतना ज्यादा हमको परेशान करोगे कि नहीं पहले ये कराइए, बेटा कोई भी चैप्टर पहले नहीं करा सकते आपको। हाँ 269 में 14 एंड 15 वही विच से रिलेटेड है। चलो मैं ये पूरा काट के हटा ही रही हूं अब यहां से भाई, क्योंकि तुम लोग है ना बड़ा कंफ्यूज कर देते हो। फिर नरेशन इन्वर्जन सबको अपना अपना चैप्टर में रहने दो। अब यहां पे नहीं कराएंगे। कंजंक्शन जो नरेशन से रिलेटेड है नरेशन में कराएंगे, इन्वर्जन से रिलेटेड इन्वर्जन में कराएंगे, प्रोनाउन से रिलेटेड प्रोनाउन में कराएंगे, सबको अलग अलग बैच में कराएंगे। ठीक है, यहां पर मैंने कंजंक्शन से रिलेटेड जितना था वो मैंने करा दिया। नहीं कमल, बात क्या है ना कोमल, कि जैसे पढ़ाना शुरू करो ना, बच्चों का रहता है कि नहीं मैम, बात क्या है ना, आपने ये नहीं पढ़ाया बेटा। सारे चैप्टर्स इतने गंदे से इंग्लिश में इंटर रिलेटेड रहते हैं ना, कि अगर आप कह दोगे कि मैम ये आपने पढ़ाया नहीं, पहले इसको पढ़ाओ, तो बेटा फिर तो मुझे समझ में नहीं आएगा मैं पढ़ाऊं क्या। जब टेंस पढ़ाऊंगी तब कहोगे मैडम पहले वर्ब पढ़ाओ, है ना। जब वर्ब पढ़ाऊंगी कहूंगी देखो ये V1 V2 V3 है और इसको ऐसे यूज करते, तो कहोगे मैडम टेंस तो पढ़ाया नहीं, वर्ब का यूज कैसे पढ़ा दोगे, राइट। यही तो प्रॉब्लम होता है ना, कि सब चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर मान लो मैं टेंस पढ़ाऊं, अब मैं कहूँ राम इज गोइंग, आप कहोगे मैम राम क्या है, ये तो नाउन है, आप नाउन क्यों नहीं पढ़ाए, इसीलिए इरिटेशन होता है। छोड़ो, मैंने आपको एडवर्ब से कंजंक्शन से रिलेटेड सब खत्म करा दिया। कंजंक्शन जहां पे किसी और चैप्टर के साथ मिक्स्ड था वो हटा दिया मैंने। ठीक है, नहीं छोड़ दो, विच आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो। आप एक काम करो ना, ये जो मैं करा रही हूं ना, अगर जिसके पास बुक है आप वो 269 पेज में देखना, क्वेश्चन नंबर 14 ऊपर से, शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर एडमिट कार्ड विच कॉज द प्रॉब्लम, वही सेम क्वेश्चन वहां भी रिपीटेड है। तो आप प्रोनाउन में कर लोगे, इसमें छोड़ दो, मैंने सोचा कि ऐसे ही करा देती हूँ, छोड़ो। अब आओ, हम लोग चैप्टर हमारा खत्म हो गया कंजंक्शन, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आइए।
आज हम आपको बहुत सारा रूट कराएंगे, बहुत सारा रूट। अब इसको देखो, हेमंत को 29 बैच के लिए बात कर रहा है। अब एक बात बता बेटा, अभी तो आप शुरू होके आधा ही सिलेबस हुआ आपका, अब इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? चलो, मैं आपको अब रूट कुछ देती हूं और सारा रूट याद रखना होगा आपको। फिली का मतलब होता है ओन चाइल्ड, अपना बच्चा, और साइड का मतलब होता है किलिंग। फीटस बना है बेटा भ्रूण से, यानी कि एम्ब्रियो से, यानी कि जो अभी पैदा नहीं हुआ है वो बच्चा। साइड वर्ड जहां भी दिख जाए आपको, जहां भी आएगा, साइड का मतलब किलिंग होगा। ठीक है। नियो का मतलब होता है नया। नेट का मतलब होता है जन्म। इन्फेंट का मतलब होता है छोटा सा बच्चा जो अभी एकदम शिशु है। मेट्री का मतलब मां होता है। अब पेट्री का मतलब जहां भी दिख जाए पेट्री, समझ आना पिता होता है। मैं आपको इतना रूट इसमें कराऊंगी। सचिन क्या हो गया? क्या दिखाना? कंपल्सरी देख लिया। फिली चाइल्ड होता है, सॉरी फिली साइड होता है बेटा अपने बच्चों की हत्या, यानी अपने बच्चे हैं उसकी हत्या इज फिलीसाइड। ठीक है ना। नेक्स्ट आओ फीटीसाइड। अभी जो बच्चा है वो अभी कोख में ही है, यानी कि अंदर ही है, और जाके अबॉर्शन करा देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड फीटीसाइड। नियोनेटिसाइड का मतलब, नियो मतलब नया, नेट मतलब जन्म। नियोनेटिसाइड का मतलब हुआ जो अभी अभी जन्मा है उसी बच्चे की हत्या। ठीक है। इनफेंटिसाइड शिशु हत्या, यानी छोटा सा बच्चा, उसकी हत्या इस शिशु की हत्या इस इनफेंटिसाइड। देखो ध्यान से, अभी कोख में ही है यानी कि अभी पैदा नहीं हुआ तो वो फीटिसाइड, बस अभी अभी पैदा हुआ उसकी हत्या कर दिया, दैट इज नियोनेटिसाइड। छोटा बच्चा है 1 महीना 2 महीने का, वो उसको कहते हैं क्या? इनफेंटिसाइड। मैट्रिस मां की हत्या इज मैट्रिसाइड, और पिता की हत्या पेट्रिसाइड। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट आओ, जरा ध्यान से देखना यहां पे रूट बेटा, फेट्री का मतलब होता है भाई। इस पेज पे जो है रूट बस वही बताऊंगी। मेरिटी बना है बेटा मैरिटल से। मैरिटल का मतलब होता है विवाह, यानी शादी संबंधित जो हुआ ना वो मैरिटल हुआ। रेजिसाइडिस रेजीम, रेजीम जहां भी आएगा इसका मतलब शासन होगा। ठीक है, इसका मतलब शासन। देखो, ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं सचिन, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बात कर लूंगी आपसे। ठीक है।
चलो, फ्रेटरी से बना है ना बेटा फ्रेटर्निटी, जानते हो ना फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? हाँ, भाईचारा, ब्रदरहुड। तो फ्रेट्रीसाइडर्स अपने भाई की हत्या को फ्रेट्रीसाइड कहते हैं। याद रखना, भाई की हत्या फ्रेट्रीसाइड, रूट कोई नहीं है यहाँ पे, सोरोरीसाइड होता है बहन की हत्या। यूक्सोरीसाइडर्स वाइफ की हत्या, लेकिन मैरिटल वर्ड शादी से संबंधित है, लेकिन मैरिटिसाइडर्स हस्बैंड की हत्या। देखो, रेजीम बना है शासन से, शासक की हत्या इस रेजिसाइड। ऐसे आप रख सकते हो ना, राजा की हत्या राजा रेजी, राजा की हत्या रेजिसाइड। सुसाइड हो गया क्या? अपनी हत्या, यानी खुद की हत्या कर लिए। फिर ये जो जेनोसाइड है ना, जीन्स से बना है। जीन्स का मतलब होता है जो आपके एक नस्ल में, एक ही नस्ल में सबका जीन्स एक बराबर होता है। ये जो होमी वर्ड है, इट हैज कम फ्रॉम होमोसेपियन, और होमोसेपियन का मतलब होता है मानव। जेरोंटो हैज कम फ्रॉम द वर्ड बूढ़ा। पेरी हैज कम फ्रॉम द वर्ड पेरेंट्स। देखो, पेरी पेरेंट्स। और नेपोटिज्म एक वर्ड सुने होंगे, भाई भतीजावाद, जब अपने रिलेटिव्स को फायदा पहुंचाना होता है। लेकिन नेपोटिज्म वर्ड से बना है नेपोटी, लेकिन बेटा नेपोटी जो वर्ड है ना, इट हैज कम फ्रॉम वर्ड भतीजा। जो मैंने कहा ना भाई भतीजावाद, भतीजा याद रखना। ये सिबली हैज कम फ्रॉम द वर्ड सिबलिंग। सिबलिंग जो होता है, ये भाई और बहन दोनों है, दोनों के लिए सिबलिंग। राज वॉल्यूम 1 करो बेटा। ये सारे साइड है, तो सारा तो हत्या से ही रिलेटेड होगा ना। जब सारा साइड है तो सारा तो हत्या से ही रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से। जेनोसाइड यानी कि पूरे नस्ल की हत्या। जैसे देखे थे यहाँ पे यजीदीस की हत्या हो गई थी। जो यजीदी लोग होते हैं ना वहां पे इराक में, तो सारे के सारे यजीदीस की हत्या एक साथ हो गई थी, और बहुत यजीदीस को मारा था वहां पे। जो ओरिजिनल दूसरे जो नस्ल के लोग थे, यानी जो बेसिकली मुस्लिम्स थे वहां पे, है ना, इराक में। तो जेनोसाइड का मतलब होता है कि जब पूरे के पूरे नस्ल को खत्म किया जाता है। जैसे कि ज्यूज की हत्या हुई थी, है ना, जर्मनी में। होमिसाइड मतलब होमोसेपियंस की हत्या, यानी मानव हत्या। इससे कई बार ऐसा होता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो एक्सीडेंट में किसी के कोई मर गया तो वो होमिसाइड कहलाता है, जबकि मर्डर नहीं होता है, लेकिन होमिसाइड कहलाएगा। जेरोंटिसाइड या सेनीसाइड, बेटा सेनाइल एक वर्ड है, सेनीसाइड एक वर्ड है जहां पे सेनाइल होता है। सेनाइल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इतना बूढ़ा कि अपने बुढ़ापे की वजह से वो भूलने की बीमारी होने लगी उसे। ठीक है, तो सेनीसाइड हुआ बूढ़े व्यक्ति की हत्या। पेरिसाइड इज पेरेंट्स की हत्या, नेपोटिसाइड भतीजा की हत्या, एंड सिबलिसाइड अपने भाई बहन की हत्या। याद रखना बेटा, फ्रेट्रीसाइड भाई की हत्या और सोरोरिसाइड बहन की हत्या, लेकिन यहां पे दोनों की हत्या की बात हो रही है। देखो, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट वर्ड।
देखो अब आगे का रूट देखो, यस अभिलाषा, अभी तो सिर्फ पूरा का पूरा हत्या का ही होगा। सुनो, फेमी फीमेल से बना है, गायनी भी फीमेल से बना है ना, तो फेमिसाइड या गायनीसाइड दोनों का मतलब होता है महिलाओं की हत्या। ओमनी सर्व नहीं, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट यानी सर्व विधायमान है। ओमनी मतलब सर्व होता है, सब की हत्या, खत्म सबका सब, ओमनीसाइड। पूरे पॉपुलेशन की हत्या, पॉपुलिसाइड। कोई विदेशी आया उसको जान से मार दिया, भाई जेनो का मतलब होता है विदेशी। कुछ को देखते हो विदेशी सामानों से बहुत प्यार होगा, जेनोफीलिया होता है उनको, जेनोमेनिया होता है उनको, है ना। यहाँ पे जेनोसाइड का मतलब विदेशी की हत्या। वेटिकन सिटी में बेटा पोप होते हैं, है ना, इसलिए किसी पोप या प्रीस्ट की हत्या इज वेटिसाइड। एंड क्रोनो इज टाइम, टाइम, अरे क्रोनो का मतलब टाइम, क्लोरो थोड़ी है यार, क्रोनो है टाइम, यानी समय की बर्बादी। जो समय को बर्बाद करते हो तो उसकी हत्या ही तो करते हो, ठीक है। क्या आज इतनी हत्या करना सिखा दिया मैंने, देखो अब आओ नेक्स्ट वर्ड देखो, अरबी साइड। बेटा अरबी बना है अर्बन से, अर्बन का मतलब हुआ शहर। एवी जो होता है ये रूट है बर्ड का, एपी मधुमक्खी यानी बीज का रूट है। कैनी वर्ड आता है डॉग फैमिली से, कुत्ते से। फेलाइन वर्ड आता है कैट फैमिली से यानी बिल्ली से। और हर्बी आता है बेटा हर्ब्स से, लेकिन यहां पे हो गया अनवांटेड जो हर्ब्स होते हैं ना उससे। देखो हो गया। जब पूरे पूरे शहर का सत्यानाश किया जा रहा है तो वो क्या है, हर्बी साइड है ना, सॉरी अरबी साइड है। अर्बन प्लेसेस का बिल्कुल सफाया किया जा रहा है, जगह जगह बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गए, पूरा का पूरा शहर का एकदम कोई प्लानिंग नहीं हो रहा है, और जहां तहां घर बन रहे हैं वो है अरबी साइड। बर्ड्स की हत्या एवी साइड। एवी और ऑर्निथो ये दो वर्ड्स हैं जो बर्ड्स से रिलेटेड। अभी हम सिर्फ एक वर्ड करेंगे एवी। एवी साइड इज बर्ड्स की हत्या, पंछियों की हत्या। मधुमक्खी का छत्ता से तोड़ के सारा जब शहद निकाल लिया जाता है तो बेटा मधुमक्खियां मर जाती है, उसी को कहते हैं एपी साइड, है ना। कैनाइन हमारा ये जो दांत है ना, देखते हो जिससे मांस चीरता है कुत्ता, है ना, तो वो उनका काफी स्ट्रॉन्ग और लंबे लंबे दिखेंगे आपको, इसलिए कैनिसाइडस कुत्तों की हत्या। इनके पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पहले पहले क्या होते थे ना, इन लोग को जान से मार दिया जाता था। आज भी कई कंट्री में ऐसे करते हैं, लेकिन जब से ह्यूमन राइट्स के बारे में बात होती है तो एनिमल राइट्स के बारे में बात होती है ना, तो इसीलिए अब क्या करता है ना, इन लोग का नसबंदी कर दिया जाता है ताकि इनका पॉपुलेशन कंट्रोल रहे। फेलिसाइड इज बिल्लियों की हत्या एंड हर्बिसाइड इज अनवांटेड जो हर्ब्स उग जाते हैं ना, छोटे छोटे पौधे, वो क्या करते हैं ना, जो क्रॉप्स का न्यूट्रिशन है, जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स को, वही वो खींच लेते हैं, तो इसलिए उनको खत्म कर दिया जाता है ताकि क्रॉप्स जो वहां पे खेत में उग रहे हैं
उनको उनका न्यूट्रिएंट्स जो है वो कोई अनचाहे हर्ब्स ना खाए, इसीलिए हर्बिसाइड इज, खरपतवार जो होते हैं ना उनको मारने की जो दवा होती है हर्बिसाइड। ये तो धर्मवीर क्या लिख रहा है, मुझे आपकी हत्या करनी है, अर्थ तरीके। ये धर्मवीर तो मुझे 4-4 मैसेज लिख दिया, मुझे आपकी, बेटा मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी और तुम्हें अरेस्ट करा दूंगी, तुम्हें पता है। हाँ, मैं कहूंगी देखो देखो इसने मेरी हत्या का षड्यंत्र रचा है। अब पता मैं क्या करूंगी, मैं पुलिस को दे दूंगी, उसके बाद तुम्हें पुलिस कान पकड़ के उठा के ले आएगी। मैं कहूंगी देखो देखो इसने मुझे धमकी दिया है। प्रीति मैं यहां से फोटो खींच लूंगी ना यार। हाँ प्रीति, अरे यार वो बोल रहा है मुझे, मैं आपकी हत्या कर दूंगा, मुझे आपकी हत्या करने का मन कर रहा है। शालू लिख रही है सड़े आदमी। हाँ नीतू मैम साइड हो जाएगा, CIDE शालू। बताओ ल्यूपी से वर्ड जो बना है ना बेटा, ल्यूपाइन बना है। ल्यूपाइन का मतलब भेड़िया होता है। वल्पी से एडजेक्टिव बना है वल्पाइन। वल्पाइन का मतलब लोमड़ी होता है, ठीक है। सुनो, ल्यूपिसाइड का मतलब होता है भेड़ियों की हत्या, और वल्पिसाइड का मतलब होता है लोमड़ी की हत्या, ठीक है। क्योंकि ल्यूपाइन का मतलब होता है भेड़िया, है ना, भेड़िया के जैसा, एंड वल्पाइन होता है लोमड़ी के जैसा। तो जनरली हम लोमड़ी के जैसा चालाक बोलते हैं, है ना, अब भेड़िए के जैसा भूखा बोलते हैं, है ना, भेड़िए के जैसा खूंखार बोलते हैं। सो याद रखना, ल्यूपिसाइड होता है भेड़ियों की हत्या एंड वल्पिसाइड होता है लोमड़ी की हत्या। तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। हाँ तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो मुझे जान से मार दोगे धर्मवीर। बेटा आप लोगों का क्वेश्चन बहुत तेजी से नीचे जाता है यार, समझो। जानते हो कभी कभी जब इधर मुड़े रहते हैं ना तब तक 25-30 क्वेश्चन नीचे चला जाता है, क्योंकि मुझे एक टाइम में 1 2 3 4 सिर्फ 4 मैसेजेस दिखते हैं। बेटा टीवी का स्क्रीन लगा है ना। दूसरी बात आपको पता ही होगा, कोविड के बाद मेरा ये आंख खराब हुआ है, अभी तक मैं इसका ऑपरेशन नहीं करा पाई। मैं सिर्फ इसका ऑपरेशन कराई हूँ, इससे क्लियर दिखता है, इससे तो मुझे साफ दिखता भी नहीं है। और इसका ऑपरेशन मैं कराऊंगी दिवाली के समय कराऊंगी, क्योंकि अभी जानते हो जब कराऊंगी ना तो 10 से 15 दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी, फिर सबका क्लास ऑफ होगा। बच्चे अब उखलाए हुए हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करावा, एग्जाम आ रहा है। तो इन लोगों ने थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो बड़ा कर दिया तो मेरे को सिर्फ 4 मैसेज दिखते हैं एक टाइम पे। इसीलिए कभी अगर किसी का जवाब नहीं देना तो, और कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो बेटा आप एक काम करो, 2-3 बार उसको बार बार डालो, ठीक है। और अगर लगता है कि नहीं देखा मैंने, तब एक काम करो मुझे व्हाट्सएप कर दो, या तुम सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्लास खत्म होने के बाद मैं व्हाट्सएप देख लेती हूँ। चलो सुनो, यूथनेशिया बेटा मर्सी किलिंग है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं ना, 40 बार लिखा था, आई एम सो सॉरी, ऐसी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं जो बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, उनको पेन और प्रॉब्लम्स बहुत रहता है और बहुत तकलीफ में वो होते हैं, या तो फिर परमानेंट कोमा में होते हैं। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर कहता है कि ये ठीक तो होगा नहीं, इसको बहुत ही पेनलेस एकदम आराम से नींद में ही मौत दे दी जाए तो ठीक रहता है। फिर कोर्ट से परमिशन लिया जाता है यूथनेशिया का, तो यूथनेशिया कहलाता है मर्सी किलिंग, यानी कि दया करके हम उनको मृत्यु दे रहे हैं, ठीक है। और अभी जो आपको कहा था ना जेनोसाइड,
वही पोग्राम है। देखो पोग्राम का मतलब ही हो गया जेनोसाइड, पूरे पूरे नस्ल की हत्या। देखो अबे उसका कहना है मैंने 40 बार मैसेज किया, आपने जवाब नहीं लिखा, तो वो मेरी हत्या कर देगा। सोचो न्यूज़पेपर में क्या आएगा कि टीचर ने स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लास में जवाब नहीं दिया, तो ऑनलाइन स्टूडेंट ने टीचर की हत्या कर दी। बताओ। हम्म। यस नीतू मेहरा। चलो नेक्स्ट आओ, दो और वर्ड ध्यान से सुनना, एलिजी एंड यूलॉजी। किसी के मरने के बाद या किसी युद्ध के बारे में एक शोक गीत यानी कि दुख से भरा एक गीत होता है ना, उसको एलिजी कहते हैं। यानी वो एक गीत होगा लेकिन उसमें किसी की मौत के बारे में होगा, किसी की वीरता के साथ मरने के बारे में होगा। जैसे महाराणा प्रताप पर एलिजी बना है ना। बहुत सारे ऐसे युद्धों पर जो बहुत सारे लोग मारे गए उस पर एलिजी बना हुआ है ना। लेकिन अगर किसी की प्रशंसा पर गीत है मरने के बाद तो यूलॉजी है, शोक गीत। जैसे मान लो कोई युद्ध के बारे में एक शोक गीत है कि वहां पे लाशें ही लाशें पटी हुई थी, वो यूलॉजी नहीं होगा, वो एलिजी होगा। और अगर उसी में जो महाराणा प्रताप या शिवाजी की वीर गति के बारे में गाथा जो गाई जाती है वो क्या होगा, वो यूलॉजी होगा। यूलॉजी इज अ पोयम sung in praise after death, खासकर और स्पीच और राइटिंग टू प्रेज समवन स्पेशली जो मारे जा चुके हैं। ठीक है। बोलो। अभिलाषा तो ये अब न्यूज़पेपर हेडलाइंस बना रही है, ऑनलाइन बच्चों की हदें हुई पार, उन्होंने किया अपनी टीचर की हत्या। तुम तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस बनाने लगी भाई। नेक्स्ट आओ देखो, और ये भी आपके लिटरेचर से रिलेटेड वर्ड है, पैरोडी एंड सोनेट। देखो हाँ, यूलॉजी फॉर कारगिल हीरोज, वेरी गुड प्रवीण, बहुत सही। देखो बेटा अभिषेक, जानते हो अब मैं बहुत नॉर्मल हो चुकी हूँ, समझे। अब कोई मुझे कुछ बोल भी देता तो मुझे इतना खास फर्क नहीं पड़ता। एक समय था जो बहुत टची थी कि हाँ कोई कुछ कैसे बोल देगा, मेरा इज्जत है मेरा सम्मान है, अब क्या फर्क पड़ता है यार, बोल कर निकल जाए, ठीक है मैं आपकी हत्या कर दूंगा, कर दे। इतना ज्यादा अब फर्क नहीं पड़ता, जानते हो, कोई कुछ बोल के निकल जाए। नहीं तो इतना कोई कुछ बोल दे ना तो सीधा उठवा के मैं फेंकवा दूं, अगर ऑफलाइन बैच में कुछ ऐसा हो जाए तो। ठीक है, ऑनलाइन में ऑनलाइन बुलिंग जानते हो ना, वही होता है। चलो सुनो, पैरोडी एंड सोनेट का मतलब क्या होता है बेटा। पैरोडी, आप जैसे मान लो कोई बहुत फेमस गाना होता है है ना, बहुत फेमस गाना, अगर उसी में कुछ मजाक उड़ाते हुए गाना हो जाए तो। जैसे मैं आपको एक गाना सुनाती हूं, एक याराना का गाना है, तेरे जैसा यार कहाँ, है ना। उसमें एक लाइन है, बिठा दिया फलक पर, फलक मतलब आसमान पर, मुझे खाक से उठाकर, यानी खाक से उठा के मुझे फलक पर बिठा दिया। ठीक है,
इसका मतलब है कि कहाँ नीचे में था और कहाँ तुमने मुझे ऊपर बिठा दिया, राइट। उसी पर एक पैरोडी बना था, बिठा दिया पलंग पर मुझे खाट से उठाकर। तो खाक का खाट बना दिया और फलक का बना दिया पलंग। समझ में आया? ये पैरोडी ही तो है। देखो अब धर्मवीर कह रहा है सॉरी मैम, मुझे पता है यार तुम लोग इस एज में गुजर रहे हो ना कि तुम लोग का कोई गलती नहीं है, तुम लोग का हार्मोन्स उछाल मारता है ना, और मैं समझती हूँ। एनीवे कोई इश्यू नहीं, चलो खुश रहो। पैरोडी का मतलब हो गया कि ऐसा गाना जो किसी बहुत फेमस गाने पर है लेकिन वो थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए, अ पीस ऑफ राइटिंग स्पीच ऑफ म्यूजिक दैट कॉपीज दैट स्टाइल ऑफ समवन इन अ फनी वे। वही मैंने कहा, मजाक उड़ाते या आपको ऐसा गाना बना देगा ना वो कि आप सुन के हंसोगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ सोनेट। बेटा जनरली हम जो पोएम्स पढ़ते हैं ना, देखोगे वो होंगे 4 4 16, 16 लाइन्स के होंगे। ठीक है, या 4 3 12, 4 लाइन के 3 पैराग्राफ होंगे, तो 12 लाइन के पोएम्स होंगे। लेकिन अगर 14 लाइन पोएम्स है तो लिटरेचर में उसको सोनेट कहते हैं। 14 लाइन्स के जो पोएम्स होते हैं उनको सोनेट कहते हैं। नेक्स्ट आओ आइडिलिक। बेटा आइडिलिक बना है आइडियल से। आइडियल से, आइडियल मतलब होता है जैसा होना चाहिए, एकदम आइडियल, एकदम ऐसा मौसम होना चाहिए। आइडियल मौसम तो ये है, तो आइडियलिक उसी से बना हुआ एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जैसा होना चाहिए, शांत, सुहावना, बहुत अच्छा लग रहा है वैसा, वेरी प्लेजेंट एंड पीसफुल। जैसे यहाँ का मौसम आइडियलिक है फॉर मी, यानी ऐसा मौसम मेरे लिए बहुत अच्छा है। आइडियलिक का मतलब एकदम आइडियल, जैसा होना चाहिए, है ना, शांत, सुंदर, एकदम सुहावना वैसा। हम लोगों ने आज का वोकैबुलरी पोर्शन खत्म कर लिया। अब आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। चलो, किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना। इसका 2 और इडियम है, टू गिव अप द घोस्ट, या एक और है ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। एक और है इडियम इसका, 6 फीट अंडर। अब जब मरेगा कोई व्यक्ति तभी ना वो गाड़ा जाएगा, है 6 फीट नीचे, 6 फीट अंडर, ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, और गिव अप द घोस्ट। ठीक है, एंड इंसल्ट टू इंजुरी, जले में नमक छिड़कना। एक तो इंसल्ट किया, नहीं, एक तो इंजुरी दिया है उसमें और इंसल्ट भी कर रहे हो। इसका मतलब जले में नमक छिड़कना। इसका एक और कह सकते थे, हालांकि एकदम सही नहीं है, एड फ्यूल टू द फायर, यानी कि एक तो आग लगा दी और फ्यूल डाल रहे। एट लास्ट ब्रेथ, ठीक है, वो तो अंतिम सांस होता है बेटा, वो तो चलेगा ही। ठीक है, रब समवन द रॉन्ग वे, यानी कि देखो कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा कि जानवर को, है ना, जैसे कुछ जानवर होते हैं जिसको सिंग होते हैं, कहते हैं उसको यहां पर मत सहलाना, नहीं तो उसको लगेगा जैसे मेरे सत्ता को कोई चैलेंज कर रहा है ना, तो जब नजदीक आ जाए तो सर झुका लो, ऐसे कहते हैं, मतलब सीखा जाता है। तो कहते हैं यानी किसी जानवर को अगर रॉन्ग वे में आप रब कर दो तो भयंकर विकराल रूप धारण कर लेगा। इसीलिए कभी कभी जब गुस्सा हो जाए, अगर मान लो अभी मैं गुस्सा हो जाती इस लड़के पे, उसने कहा था मैं आपकी हत्या कर दूंगा, तो मैं क्या करती, उसको अच्छे से बात सुनाती। फिर आप लोग सब कहते कि नहीं मैडम छोड़ दो, माफ कर दो, तो मैं क्या बोलती, ही हैज रब्ड मी द रॉन्ग वे, आई विल ब्लॉक हिम,
है ना। आजकल तो यही तरीका है ना, पहले क्लास के बाहर निकालते थे कान पकड़ के, आजकल क्या कहते हैं, ब्लॉक कर दो, अब तुम हल्ला मचाते रहो, ब्लॉक होते रहोगे सब जगह से, है ना। तो इसका मतलब हो गया यू हैव रब्ड मी द रॉन्ग वे, इसका मतलब है कि तुम मुझे गुस्सा दिला दियो। एंड फिल टू द फायर, एमटीएस में आया था, बस बेटा सब वही आता है वही पढ़ाते हैं यार। ठीक है, टू मेक समवन annoyed और एंग्री। नेक्स्ट आओ, मेक एन एलिफेंट आउट ऑफ ए फ्लाई, एक मक्खी का तुमने हाथी बना दिया, इसका मतलब है तिल का ताड़ बना दिया, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। ठीक है, एक और फ्रेज है, स्टॉर्म इन अ टी कप। भाई टी कप है और उसको तुमने, टी कप के अंदर तूफान तो नहीं आ सकता, कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका मतलब भाई छोटा सा कप में तूफान कैसे आएगा, बात का बतंगड़ क्यों बना रहे, है ना। माउंटेन का मोल हिल, एक छोटा सा मोल का हिल है, उसको एक हिल को तुम माउंटेन बना रहे हो। तिल का ताड़ यानी एग्जैजरेट अ मैटर, कोई चीज बढ़ा चढ़ा के पेश करना। छोटा सा मामला होगा और सारे पॉलिटिशियंस मिलकर क्या करते हैं, दे मेक एन एलिफेंट आउट ऑफ अ फ्लाई। अगर मान लो मैं कहूँ ये ड्रेस कितने में लिया, बहुत सुंदर है, और आपको लगेगा यार इतना तो सस्ता है, क्या बोलूं मैं, तो कहोगे आई बॉट इट फॉर अ सॉन्ग, इसका मतलब है बहुत सस्ता पड़ा, वेरी चीप। ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम होगा आई पेड फॉर इट थ्रू माई नोज। इसका मतलब होता है टू पे हेविली, है ना, फॉर ए सॉन्ग। अगर मैं कहूं आई बॉट इट फॉर ए सॉन्ग, इसका मतलब बहुत सस्ता पड़ा, और अगर मैं कहूं आई पेड इट थ्रू माई नोज, इसका मतलब बहुत महंगा पड़ा। ठीक है, सेट समवन बाय द ईयर्स, इसका मतलब है कान भरना, है ना, और कान भरेंगे उसके बाद क्या होगा, किसी का कान भरते हो तो लड़ाई झगड़ा अच्छे से चालू हो जाता है। सो टू एंगेज इन अ डिस्प्यूट, जैसे देखते हो कई बार ऐसा होता है घर घर में लड़ाई झगड़ा, क्यों, बिकॉज द वीमेन सेट वन अनदर बाय द ईयर्स, है ना, कान भर देती है, बस लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो यहां पे कहा है क्या, टू एंगेज इन अ डिस्प्यूट। लोव्स एंड फिशेस, बेटा पहला जिक्र हुआ था इसका बाइबल में कि जिन लोगों ने काम किया था उनको एक एक ब्रेड का लोफ और एक एक फिश दिया गया, तो बड़े खुश हो गए, उनको लगा अरे यार पैसा, मतलब पैसा तो नहीं था, यानी कुछ खाने को मिला, तो अगले बार जब उनको काम दिया गया तो बड़े खुश होके वो काम किए। इसका मतलब है कि मेटेरियलिस्टिक गेन, भाई हम सभी लोव्स एंड फिशेस के लिए तो काम करते हैं, इसका मतलब क्या है, पैसा कुछ रिटर्न में मिले उसके लिए काम करते हैं। टैंजिबल बेनिफिट्स, टैंजिबल का मतलब होता है बेटा जिसको आप छू के महसूस कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि देखो नोबडी इज गोइंग टू वर्क फॉर फ्री, एवरीवन वर्क्स फॉर लोव्स एंड फिशेस, समझ में आ गया। फार क्राई, फार क्राई का मतलब होता है बेटा बहुत दूर, एकदम डिस्टेंट थिंग। अगर आप कहोगे मैम इसको अगर हम ऐसे पढ़ाई करें तो क्या हम आईएएस का एग्जाम निकले, मैं कहा दैट इज अ फार क्राई, भाई वो बहुत अलग चीज है, समथिंग नोटेबली डिफरेंट, नोटेबली, ठीक है, दैट इज अ फार क्राई, ये कोर्स किसी और चीज के लिए है, दैट इज टोटली डिफरेंट। लोफ बेटा होता है ना, जो ब्रेड का पूरा होता है ना वो लोफ होता है, और जो एक एक पीस काटते हैं वो स्लाइस होता है। तो मैंने कहा लोव्स एंड फिशेस, भाई खाना, ठीक है ना, तो आजकल खाना के लिए काम नहीं करते, आजकल पैसा के लिए काम करते हैं जिससे हम अपना खाना खुद खरीद सकते हैं। तो लेकिन आप उसको इडियम में कैसे कहोगे, कहोगे हम सभी वी ऑल वर्क फॉर लोव्स एंड फिशेस। फार क्राई मतलब एकदम अलग, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। सो वी हैव फिनिश्ड 18 नंबर वोकैबुलरी कंप्लीटली, ठीक है, इसको आपको लोड करा देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेपोजिशन शुरू करेंगे बेटा। प्रेपोजिशन बड़ा चैप्टर है और प्रेपोजिशन कहीं भी किसी से रिलेटेड नहीं है, वो अलग से पूरा कंप्लीट है, ठीक है। क्या है लोफ का मतलब, बेटा बता तो दिया, पूरा पूरा जो ब्रेड का रहता है। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, हाँ वो भी कह सकते हो,
बहुत महंगा साबित होना,